चुके हैं, है ना, बीए सेकेंड ईयर के इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली सेकंड पेपर है जो डेवलपमेंट पे बात करता है। डेवलपमेंट और प्लानिंग उसका यूनिट का नाम है, मतलब पूरे पेपर का। अगर एक सामान्य बात करें डेवलपमेंट और प्लानिंग, तो आपने एक वर्ड को हमेशा सुना होगा, है ना। डेवलपमेंट क्या कहते हो? अपने आप को बेहतर बनाना, यही है ना। और बेहतर कैसे बन जाओगे? उसके लिए कोई ना कोई एक योजना बनानी पड़ेगी। तो आप एक घर के संदर्भ में हमेशा देखते हो कि आपकी मम्मी हर बात में एक बेहतर प्लान बना के बैठी रहती है ना। प्लान बनाती कि नहीं बनाती? वो प्लान का पर्पज क्या होता है? उस प्लान का पर्पज होता है कि घर के जो सीमित संसाधन है, क्योंकि अनावश्यक पैसा तो है नहीं, सीमित है, लिमिटेड रिसोर्स है, तो मम्मी का या पापा का जो भी प्लानिंग होती है उसका पर्पज होता है कि घर के जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उस रिसोर्स से घर के सभी लोग बेहतर हो जाएं, और इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। तो अब आपसे मैं कहूं व्हाट इज प्लानिंग, तो आप क्या बताओगे? समझदारी पूर्वक रिसोर्स को क्या करना, यूज करना, दैट इज प्लानिंग। और व्हाट इज डेवलपमेंट, बेहतर करना। बस यही पढ़ना है आज, इसी को हमें पढ़ना। मैंने आपको एक घर के बारे में बता दिया, आप घर के बारे में 1 मिनट सोचिए, इसलिए कह रहा हूं सोचिए। सोचिए अच्छा आपका घर कब बेहतर होगा? सोचिए अगर मैं कहूं कि ये आपका घर है, ठीक है, और हमारे पास सीमित संसाधन है, ठीक है ना। मान लो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है और हमें लिमिटेड रिसोर्स से क्या करना है? मैक्सिमम डेवलपमेंट या वेलफेयर। तो कैसे करोगे ये बताओ? प्लानिंग करोगे। और प्लानिंग में किस चीज का ध्यान दोगे? रिसोर्स का। क्या क्या सोचोगे? सोचो अपने घर के बारे में है? हाँ, और हाँ, और हाँ, और हाँ, और यही सब देखना। अभी आप जो जो बोल रहे हो ना, मैं सारी की सारी एक देश के साथ जोड़ दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो बेसिकली हमें यही पढ़ना है। अब चलो हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट। सबसे पहले समझो व्हाट इज डेवलपमेंट। कोई बताएगा व्हाट इज डेवलपमेंट? विकास किसे कहते हैं, है ना। अब ये मत कह देना कि विकास बीए सेकेंड ईयर का एक बच्चा उसको कहते हैं। व्हाट इज डेवलपमेंट है? हाँ, विकास किसे कहते हैं? डेवलपमेंट। बताओ। अच्छा ये वर्ड सुना तो होगा ना आपने, तो किस संदर्भ में कहते हो? आप कहोगे कि मेरा विकास हो गया, तो क्यों कहोगे? हाँ, तो बस एक डिफिनेशन तो इसकी मिल गई, बेहतर होने की। और कौन कौन से शब्द यूज करते हो इसके लिए? मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब एग्जाम में आएगा तो 3 तरह के लोग होंगे। पहले जो इधर उधर देख रहे होंगे, कुछ लिखने को मिल जाए। एक होंगे जो लिख रहे होंगे लेकिन उनके पास कीवर्ड नहीं होंगे, बस वो लिख रहे होंगे, पता है मैं। लेकिन एक होंगे जो लिख रहे होंगे जिसके पास प्योर कीवर्ड होंगे, जो ब्लैक कर पाएगा उसको व्हाइट ब्लैक, है ना। और एक होगा जो रटा हुआ होगा। तो रटा हुआ तो भाई अलग है, वो अच्छे लोग हैं, उनको हटा दो, है ना। हम उनके हैं नहीं, उन जैसे पढ़े लिखे लोग, हम उससे और थोड़ी। तो ये बताओ कीवर्ड आने चाहिए। तो एक तो चलो ये नॉर्मल कीवर्ड बेहतर है, ये कीवर्ड नहीं माना जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, हाँ क्या बात, एक इमोजी भेजनी पड़ेगी तो मैं गोल्ड की चाहिए, है ना। और बताओ, ठीक है, एडवांसमेंट, है ना, उन्नति, ये सब लिखते जाना वर्ड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब सवाल है किसका? ये सवाल है किसका? किसका होगा? या तो व्यक्ति का हो सकता है ये सब, या समाज का हो सकता है, या राष्ट्र का हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल का हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, और ये हो गया। तो अब एक बात और, है ना, मैं एक शब्द बताता जा रहा हूं, बस आप उसको कभी भी कहीं भी लिखना। अब एक शब्द है कि क्या विकास, जो एक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट, इसका संबंध क्या प्योर इकोनॉमिकल है या ये एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, मतलब जिसके बहुत सारे पक्ष हों,
ठीक है, दो चीजें याद रखना, जिसके या तो बहुत सारे पक्ष हैं कि ये केवल एक है बस। जैसे मान लो, देखो एक बात जान लो, दुनिया में हर चीज के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, कोई भी चीज है ना। जैसे मान लो पापा ने खड़े हुए चौराहे पे मार दिया, इसको किस नजर से देखोगे? है? हाँ चलो मारो, तुम पढ़ नहीं रहे थे तो मारा, चौराहे पे खड़े होके मारा, अब बताओ। पहला शारीरिक एस्पेक्ट, मान लो ज्यादा मार दिया, मुंह इधर का उधर हो गया, हो सकता है ना, शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और क्या हो सकता है? सामाजिक इफेक्ट, मान लो तुम्हें देख लिया किसी ने मार खाते हुए, है ना, जिसकी नजरों में तुम हीरो थे, जीरो हो गए। और सारे दोस्त, और प्यार भी हो सकता है, पापा ने प्यार में मारा हो, है ना, शायद लगाव का तरीका हो, है? और प्यार में ही मारता है कोई। और मानसिक शायद तनाव आ जाओ, बेइज्जती हो गई, डिप्रेशन में चले जाओ, हे भगवान इज्जत कमाई थी मैंने, ठीक है, रोज स्टेटस लगा लगा के। और आर्थिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है इसका? क्यों नहीं हो सकता? मुंह टूट गया तो काम ही नहीं कर पाओगे, शायद कमाते रहे हो। अरे किसी ने मारा, तुम्हारे दर्द होगा, लाता है मुंह को कूटे, और फिर तुम अरे किसी लायक नहीं बचो। अब मान लो एक्टर हो अभिषेक की तरह कोई, तो शायद ठीक है। तनु से हंस क्यों रही है बताओ? ठीक है ना, मान लो कोई, ठीक है, मान लो अगर सुधांशु को मारा, बाल बाल डिस्टर्ब हो गए, तब तो दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं हर चीज के कई सारे आयाम होते हैं, और इसको आप कई तरीके से सोच सकते हो। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका केवल एक आयाम होता है। लेकिन चूंकि अब हमें पढ़ना है तो क्या लिखेंगे? विकास एक बहुआयामी कॉन्सेप्ट है। कैसा है? बहुआयामी, मल्टी डायमेंशन। अब इसके बहुआयामी क्या चीज है समझो, है ना। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि भारत में विकास हो रहा है, समझना, भारत में विकास हो रहा है। तो अब इसके देखेंगे आर्थिक आयाम क्या है। तो आर्थिक आयाम कैसे? विकास का मतलब राष्ट्रीय आय बेहतर होना। अरे भाई, एक घर की इनकम बेहतर होगी तो देश की राष्ट्रीय आय बेहतर होना। मैं इसलिए आपको घर से तुलना कर रहा हूं कि आपको एग्जाम में याद आ जाए नेशनल इनकम वर्ड, है ना। ये नहीं कि देश की कमाई बढ़ रही है ना। और मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये याद नहीं आएगा, इसीलिए सबका साथ सबका विकास, है ना। तो याद रखना, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने ये पढ़ा डेवलपमेंट, फिर पढ़ा व्हाट। डेवलपमेंट का मतलब, व्हाट का मतलब प्रोग्रेस, ठीक है, एडवांसमेंट, ठीक है, ठीक है। अब डेवलपमेंट क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, फिगर से ही समझ सकते हो। अब इसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देखें तो क्या होगा? नेशनल इनकम ज्यादा हो रही है। अब देखो, देश के लिए सोचो या अपने घर के लिए सोचो। सोचना घर के लिए, आपके घर का कहें आर्थिक विकास हो रहा है तो क्या क्या हो रहा है? लोगों की इनकम बढ़ रही है, और क्या क्या बोलोगे? हाँ, और बताओ। है? बिजनेस तो अच्छा हो रहा है, तभी तो इनकम हो रही होगी। बिजनेस, घर की इंडस्ट्री बड़ी हो रही। पहले मान लो एक फैक्ट्री थी, दो, तो वैसे देश का भी देखो तो आप कहोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। अब इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हर चीज बढ़ना अच्छी बात नहीं होती। बढ़ने के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बढ़े। आप 3 घंटे पढ़ते थे, 9 घंटे पढ़ने लगो, अच्छी बात नहीं अगर खराब तरीके से पढ़ रहे हो। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो, 3 ही घंटे पढ़ो, लेकिन बेहतर पढ़ने लगो। पता चला पहले 3 घंटे पढ़ने में 10 नंबर आते थे, अब आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 50 नंबर आ रहे हैं। उसको कहेंगे सुधार, इसको कहेंगे विकास। पता चला 3 घंटे पढ़ते थे, अब 9 घंटे पढ़ रहे, नंबर 10 ही आ रहे, तो इसको विकास नहीं कहते। तो एक बात और क्या गया अब, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि विकास क्या है? एक सकारात्मक परिवर्तन, ठीक है। और एक वर्ड इसके बीच में और लगा देना, है ना, गुणात्मक, क्वालिटेटिव, है ना, ठीक। अब देखो, मैं आपको आज पढ़ा दूंगा ना, आप कंप्यूटर हो कि आपको 10 दिन बाद ऐसे ही याद रहेगा? कुछ नहीं याद रहेगा, मुझे पता है। लेकिन आपको ये वर्ड दिमाग में भरे होंगे, और इस वर्ड से आपको एक अंदर क्षमता होती है, इसको कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्मेशन, कथन बनाने की कला। वो बना लोगे तो नंबर
आ जाएंगे, अगर बचपन से थोड़ी बहुत पढ़ा होगा तो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसका इकोनॉमिकल डायमेंशन क्या होता है? नेशनल इनकम बढ़ती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, और क्या क्या होगा बताओ? सोचो, अगर आपके घर में कहीं विकास हो रहा है तो क्या क्या देख के बोलोगे घर का विकास हो रहा है? मान लो घर में पहले थोड़ी गरीबी होगी, अब गरीबी कम हो गई तो, हाँ तो इकोनॉमिकल नहीं है ना, अभी इकोनॉमिकल पूछ रहे हैं हम। और बताओ, वो सब तो इसी कारण, इतना ठीक है। चलो अभी हम, और अब मान लो सोसाइटी, सामाजिक देख लें, सोसाइटल एंगल। सामाजिक क्या होगा? अगर आपके आसपास आप देखो समाज को, किस समाज को बेहतर मानोगी? जिसमें ज्यादा गरीब होंगी, कम गरीब होंगे, पॉवर्टी कम हो रही होगी, ठीक है, इक्वालिटी बढ़ रही होगी लोगों के पास, है ना। और बताओ किसे करेंगे? सोशल जस्टिस बढ़ेगा, सामाजिक न्याय। चलो अब बताओ पॉलिटिकल एंगल इसका देखते हैं, या पॉलिटिकल, राजनीतिक आयाम कैसे कहोगे? किस देश को मानोगे? अच्छा, कौन सा ऐसा देश है जिसको राजनीतिक रूप में सबसे विकसित मानते हो आप? यूके, यूएसए। क्यों मानते हो? क्यों मानते हो भाई, क्यों बताओ? आप कहोगे वहां पर क्या है, यही ना, वहां पर आजादी है, लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, ठीक। और क्या है? डेमोक्रेसी है, और लिटरेसी सोसाइटी में आती है ना, सामाजिक पहलू है, सामाजिक रूप से बड़ा पिछड़ा, अगर ये बोलो कोई पढ़ा लिखा नहीं हो तो ना, ठीक है। और बताओ क्या आएगा? बोलो बोलो। पॉलिटिकल में और अच्छा लीगल स्ट्रक्चर हो, कानून अच्छे हो। अच्छा, ऐसा कोई कानून बता सकते हो जो भारत में बहुत समस्या देता रहा हो? जैसे पहले का एक कानून था, कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, बहुत सारे, अब हटके एक हो गया जीएसटी, तो आप इसको क्या कहोगे? विकास हो गया, कहोगे ना? कहोगे कि नहीं कहोगे? तो ये हो गया। और कौन कौन सा एंगल हो सकता है? एक एंगल हो सकता है इसका इन्वायरमेंटल एंगल, एस्पेक्ट, पर्यावरण। इसमें कैसा होगा? किसको अच्छा मानोगे? जैसे मान लो कुंभ हुआ, तो कुंभ को कहोगे ना विकास की पहचान, तो क्यों? क्योंकि प्लास्टिक फ्री कुंभ। तो कैसा कुंभ अच्छा माना जाएगा? ऐसा कुंभ अच्छा माना जाएगा जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, पर्यावरणीय हितैषी, जो पर्यावरण को साथ लेके चले। तो आप किसको विकास कहोगे? ऐसी जगह का विकास कहोगे जहां पर पर्यावरण का क्षरण ज्यादा हो रहा है, या ऐसी जगह को विकास के अंदर रखोगे जहां पर्यावरण का मतलब सतत, या आप कहिए बहुत विवेकपूर्ण प्रयोग हो रहा है? विवेकपूर्ण मतलब समझदारी। तो किसको कहोगे आप? तो अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डेवलपमेंट, तो लिख दोगे, डेवलपमेंट के आयाम लिख दोगे, ठीक है। तो चलो, ये हमें बात समझ में आ गई। अब एक बात मैं आपको बताऊं, अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो कई तरह का होता है। एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, एक सोशल डेवलपमेंट होता है ना, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट होता है, सारे तरह के होते हैं डेवलपमेंट, ठीक। डेवलपमेंट का मतलब होता है बेहतर होना। देखो वास्तव में मैं आपको बताऊं, डेवलपमेंट की जो सबसे कोर डिफिनेशन है वो लिख लो, है ना, ठीक है। पॉसिबिलिटी टू, पोटेंशियल टू रियलिटी, पोटेंशियल टू रियलिटी, संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना, पोटेंशियल टू रियलिटी, बस इतना, ठीक है। लिखते रहना अपना जो भी लिखना है। अब एक उदाहरण बताओ, एक छोटा सा बीज है ना, ये बीज पेड़ हो गया इतना सा भी, फिर ये और बड़ा पेड़ हो गया, ये और बड़ा पेड़ हो गया। तो ये बताओ, ये पेड़ जो था इस बीज के अंदर था कि नहीं था? पहले था ना, था कि नहीं था? इसी संभावना से तो ऊपर हुआ। जैसे आप आज हो, आने वाले समय में मान लो आप नेता बन गए, अधिकारी बन गए, तो आपके अंदर संभावना थी ना। और जब अधिकारी बन जाओगे क्या कहेंगे? देखो तुमने अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में बदल दिया, यही कहोगे ना। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा क्यों कहा जाता था एक समय?
अभी एक लोग कहेंगे कि एक समय कहा जाता था, बवाल ना हो जाएगा ना, रिकॉर्ड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सच्चाई है ना। अब सच्चाई कहाँ छुपी है अभी अभी। ठीक है, चापलूसी करने से तो बेहतर है सच्चाई में बात करें, आधे दिन तो बंद ही रहती है। ठीक है, बताओ। क्योंकि लोगों को लगता था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की में आओगे तो अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में बदल लोगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो संभावनाओं को वास्तव, विकास के चांस सबसे ज्यादा कहां होते थे? इलाहाबाद में। एक समय लोग आईएएस की तैयारी करने दिल्ली क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर संभावनाएं वास्तविकता में बदल जाती हैं। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो समझ में आई बात? पोटेंशियल टू रियलिटी भी डेवलपमेंट की एक डिफिनेशन है, ये फिलोसफिकल डिफिनेशन होती है। अब एक बात जान लो, ये सब आपस में संबंधित होता है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अगर मान लो मुझे आपके घर का है ना, मान लो ये संजना का घर है, संजना हाउस, इसका मुझे डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, मतलब घर में ज्यादा इनकम हो। तो ये बताओ इनकम कब होगी? जब घर के लोग पढ़े लिखे होंगे, है ना, प्रोग्रेसिव होंगे। ठीक है, तो आप कहोगे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अगर करना है तो उसके लिए जरूरी है पहले सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट से क्या होता है? और जब खूब पैसा आएगा तो शायद पढ़ाओगे भी, अच्छे से रहोगे भी, साफ सुथरा रहोगे, तो आप कहोगे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से क्या होता है? ये भी अच्छी है। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए। अब ये बताओ, अब एनवायरमेंट डेवलपमेंट का आपस में जोड़ लो। जब इनकम होगी तो एनवायरमेंट को भी आप केयर से रख सकते हो, साफ सुथरा पानी या जो भी है, बहुत सारी अभी चीजें मैं पढ़ूंगा धीरे धीरे मैं, इसलिए। ठीक है, अच्छा ये ऐसे। फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी आप देख लो, जिस जगह ज्यादा अच्छे कानून होंगे वहां ज्यादा अच्छा बिजनेस होगा। अफगानिस्तान में ज्यादा बिजनेस अच्छा हो सकता है कि भारत में? भारत में, क्योंकि भारत में पॉलिटिकल डेवलपमेंट अफगानिस्तान से ज्यादा है, इसीलिए भारत में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा। तो आप कहोगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होता है। क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास पैसा होगा ना तो कोई भड़का नहीं पाएगा धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। याद रखना, जाति धर्म के नाम पे गरीब भड़कता है, केवल पढ़े लिखे लोग और पैसे वाले लोग नहीं भड़कते। समझ में आ रहा है? इसीलिए बड़े आदमी चाहे हिंदू मुस्लिम हो, सब साथ बैठ के खाते हैं, क्योंकि उसे पता है, हमेशा याद रखना, भड़कता वही है जो गरीब होता है। चाहे अपने खानदान में देख लो, वही इंसान सबसे ज्यादा लड़ रहा होगा जो सबसे कमजोर होगा आर्थिक रूप से, ये तय है। और वही बंटवारे की सबसे पहले डिमांड करता है कि नहीं? तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अपने आप होता है, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होता है। और ये सब आपस में क्या है? एक दूसरे को। ठीक है, अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट से सोशल डेवलपमेंट जुड़ा है, मतलब ये कहोगे किसी को किसी से भी जोड़ सकते हो। तो मैं क्या कहने चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट जो है एक बहुआयामी कॉन्सेप्ट है ना, और इसके सभी आयाम एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक, अब देखो कुछ डिफिनेशन याद कर लो इसमें, है ना। जैसे डेवलपमेंट की डिफिनेशन देख लेते हैं कुछ। एक शख्स है एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ क्या है? एक इकोनॉमिस्ट है। तो वो जो डिफिनेशन बताएंगे वो कैसी बताएंगे? इकोनॉमी को ध्यान में रख के, है ना। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट मींस प्रोडक्शन ज्यादा हो और इनकम ज्यादा हो। ठीक है, अगर किसी जगह प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, इनकम ज्यादा हो रही है, तो ये दोनों क्या करते हैं? वेलफेयर करते हैं, कल्याण करते हैं। क्या करते हैं? कल्याण करते हैं, या प्रॉस्पेरिटी रहते हैं। एक वर्ड सुना है ना, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। तो एडम स्मिथ ऐसा बोलते हैं कि जब उत्पादन बढ़ता है ना, मतलब पहले 1 किलो हो रहा था, अब 4 किलो आइटम होने लगा। पहले 1 घंटा पढ़ रहे थे, अब 4 घंटा। पहले मान लो 100 किलो आपके घर में कोई आइटम होता था, 500 किलो। तो क्या बढ़ा? प्रोडक्शन बढ़े। और क्या बढ़े? इनकम बढ़े।
इन दोनों से क्या बढ़ेगी? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पोषण। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। तो अब एक डिफिनेशन आपको किसकी लिखनी है? एडम स्मिथ जी की। ठीक है, अपने घर से भी इसको जोड़ सकते हो। घर में विकास कब होगा? जब उत्पादन ज्यादा होता हो और इनकम ज्यादा हो, घर में क्या हो? प्रॉस्पेरिटी है। तो ये घर से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, अब अगली डिफिनेशन डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो है ना, ये क्या कहते हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन मतलब पूंजी का संचय, पूंजी जोड़ना। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी। क्या याद रखना, ये बोलते हैं कि जहां पर भी कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा हो, पूंजी का संचय हो रहा हो, और क्या हो रहा हो? और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है? नेशनल इनकम बढ़ती है। और यही चीज क्या है? यही चीज विकास है। इसको अपने घर से उदाहरण से समझो। पहले घर में 2 कार थी, अब 5 आ गई। ठीक है, पहले घर में 2 ट्रक थे, अब 10 आ गए। ठीक है, संजना के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, अब मान लो पहले घर जो ट्रक चलता था वो 8 घंटे बाद गर्म होकर खराब होकर रख जाता था, लेकिन अब 16 घंटे चलता है। प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? जैसे मान लो 1 घंटे पढ़ो 10 नंबर आए, और दूसरा 1 घंटे पढ़ रहा है 20 नंबर आ रहा है, इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। समझ रहे हो? प्रोडक्टिविटी मतलब एक निश्चित इकाई से कितना उत्पादन कर रहे हो आप, एक निश्चित इकाई से। 2 घंटे पढ़ के 10 नंबर लाते हो और कोई 1 घंटे पढ़ के 10 नंबर ला रहा है, तो किसकी उत्पादकता ज्यादा है? हाँ, 1 घंटे वाले की। वैसे ही जमीन की उत्पादकता समझ लो, अगर 1 बीघे में आपके पास 1 टन उग जा रहा है और 1 बीघे में कोई 5 टन उगा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी है ना। समझ में आ गई बात? तो डेविड रिकार्डो कहते हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेशन, संपत्ति, और संपत्ति के बाद उसका उत्पादकता बेहतर हो जाए, तो इससे राष्ट्रीय संपत्ति बढ़ती है। और यही क्या है? विकास है। एक एग्जांपल और लिख लो, एक डिफिनेशन अमर्त्य सेन। याद रखना, सुनूंगा एक एक अभी लिख। हाँ, तुम मेरे क्या बात है, मुझे सिखाओगी है ना। मैं बताऊंगा क्या बात होगी, आज ही सुनूंगा, और ये तय है। और सेम इसीलिए बिल्कुल अच्छे से पढ़ाता जा रहा हूं, घर से सोच सोच। अमर्त्य सेन क्या कहते हैं? अमर्त्य सेन कहते हैं कि लोगों के जीवन स्तर का बेहतर होना ही विकास है ना। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो जीवन स्तर है उसका बेहतर होना ही विकास है। जैसे सपोज करो, मैं एक उदाहरण बताऊं। पहले जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है। अब अभिषेक ये बताओ, पहले वाला मेरा रूम देखा था, वो जीवन स्तर, आपका रूम देखा जीवन स्तर, तो बेहतर हुआ कि खराब हुआ? खराब हुआ। लेकिन अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, मतलब जीवन स्तर का समझ रहे हो, जो हम रहते हैं, कैसा खाते हैं, कैसा पानी पीते हैं, कैसा घूमते हैं, हमारे जीवन की जो सुविधाएं हैं, अगर वो जीवन की सुविधाएं बेहतर हो रही हैं, तो यही क्या है? विकास। यही विकास है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो जो डेवलपमेंट है वो, तो अमर्त्य सेन नाम लिख लोगे ना पक्का? तो अमर्त्य सेन कहते हैं कि जीवन का स्तर जब बेहतर होता है उसी को विकास कहते हैं। यहां तक समझ में आ गई? अब देखो, मैंने 3 चीजें बताई आपको। कौन कौन सा बताया मैंने? एडम स्मिथ, हाँ, एडम स्मिथ बता दिया मैंने आपको, और डेविड रिकार्डो बता दिया, और अमर्त्य सेन बता दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये दोनों में और इसमें अंतर क्या है? ये वास्तव में राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, केवल पैसा 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 है ना। कई घर में होती है पैसा है बस, लेकिन ये बता रहे हैं उस पैसे से कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बेसिकली मात्रात्मक फोकस होकर बात करते हैं, लेकिन ये गुणात्मक की बात ज्यादा करते हैं। अभी अगर अंतर अंतर लिखने को आ जाए, ना भी आया, टाइम हो तो लिखते रहना, ठीक है। समझ में आ गई? चलो, एक और शख्स है W.A. लुइस, है ना, लुइस, है ना, एक किरदार हुआ करता था पहले, W.A. लुइस, है ना। ये बहुत बार आएगा अभी आपके बारे में, W.A. लुइस, है ना। कुछ नाम तो याद ही कर लो।
W.A. लुइस, क्या हुआ? गर्मी लग रही, सर्दी? तो क्या हुआ ये तो बताओ, ठंडी लग रही है? अच्छा, तो यहाँ आ जाओ, इसको बंद कर दो। ठीक है, बंद कर दो, है ना। W.A. लुइस, ये कहो ना कि मैं ठीक है ना, वही है ना, एक ही है ना। ठीक है, बहुत सुंदर। खाना वाना बना दूं? अब चले दो। हे भगवान, ठीक है, सब सुधारूंगा, रुक जाओ भी ना, जब मैं सुनूंगा सब बदल लूंगा। तनु ही बताएगी अब सब कुछ। ठीक है, ये वाला और वो वाला सब होगा। लुइस क्या कहते हैं? लुइस कहते हैं कि जो इकोनॉमी है, देखो इकोनॉमी तीन तरीके की होती है। सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें ज्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बंगलौर की इकोनॉमी। बंगलौर पे जाओगे तो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, या जिसको आप बोलते हो सेकेंडरी इकोनॉमी, जिसमें वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे मान लो चले आओ कानपुर में तो चमड़े की फैक्ट्री। अच्छा, कुंभ कौन सी इंडस्ट्री थी बताओ? थर्ड, सर्विस जनरेट ही ना, आना जाना ले जाना ना, आनंद आ रहा है, गाइड वाइड सब वही ना, थर्ड। सही, बहुत अच्छा। तो इलाहाबाद कुछ देर के लिए सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड हो गया था। ठीक है ना। जैसे तुम मान लो मोटरसाइकिल लेके नहीं जाते थे 400 रुपए में छोड़ने, तो सर्विस ही देते थे। ठीक है। हाँ, तो सुधांशु और अभिषेक का था। अभिषेक की स्कूटी ले जाता था, 200 रुपए पर सवारी में देता था। समझ में आई बात? तो सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर समझ में आ गया। एक होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड, उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, जो हमारी, हाँ। तो बेसिकली जो इकोनॉमी होती है वो तीन इकोनॉमी को आप बांट सकते हो। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, जिसको बोल सकते हो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर, जिसको बोलते हो आप सर्विस सेक्टर रिलेटेड, है ना सर। ठीक है, सर्विस सेक्टर। हाँ, अब याद रखना, इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे कम होती है, इसकी प्रोडक्टिविटी उससे ज्यादा होती है। सपोज करो एक किसान कितना कमाएगा, पूरे दिन काम करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 600-700। जो मैन्युफैक्चरिंग करता होगा वो शायद 2-3 हजार कमा ले। जो सर्विस सेक्टर में काम करता होगा शायद 10,000-20,000 कमा ले, है कि नहीं। तो प्रोडक्टिविटी कहाँ ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा इसमें और सबसे कम इसमें। तो जो हमारे W.A. लुइस हैं वो कहते हैं कि जब इकोनॉमी यहां से यहां जा रही हो, कहां से कहां, दैट इज डेवलपमेंट। समझ में आ गया? तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तरफ जाना, इंडस्ट्री की तरफ जाना। ठीक है, इससे भी एक नया सेक्टर अब आगे आया है। ठीक है, जो बहुत इंटेलेक्चुअल वाले होते हैं जॉब्स, है ना, वो उसको बोलते हैं ठीक है, गोल्ड कॉलर जॉब बोलते हैं। ठीक है। और पॉल सैमुअल्सन है ना, अब इनको छोड़ दो, बस इतना बहुत है। तो ये हो गई ना डिफिनेशन। अमर्त्य सेन, क्षमता। ठीक है, अमर्त्य सेन क्या कहते हैं? लोगों की क्षमता बढ़ती है या लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है। जीवन स्तर और क्षमता एक ही शब्द है। अगर मान लो कि मेरा जीवन स्तर कब बेहतर होगा? जब मेरी क्षमता कम होगी, ज्यादा होगी। जैसे मान लो जो कुंभ में इलाहाबाद आ रहे थे, उसमें 3 तरह के लोग थे। जिनके पास बिल्कुल क्षमता नहीं थी, तो पैदल चल रहे हैं तो उनका जीवन का स्तर छाले हो गया, ये हो गया, है ना। एक है कि हेलीकॉप्टर से चल गए क्योंकि उनके पास क्षमता थी, और जितनी क्षमता उतना जीवन स्तर बेहतर। तो चाहे आपका क्षमता ज्यादा, चाहे का जीवन स्तर अच्छा। समझ में आ रही बात? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या कैपेबिलिटी। तो अमर्त्य सेन कहते हैं जो क्षमता ज्यादा, विकास ज्यादा। ठीक है। लुइस क्या कहते हैं? इकोनॉमी का कृषि आधारित से औद्योगिक क्षेत्र की तरफ बढ़ना ही विकास है। और राष्ट्रीय आय की बात कौन कर रहे थे? एडम स्मिथ। क्या शब्द बोले थे दो उन्होंने, एडम स्मिथ ने? ठीक। और रिकॉर्डो ने बोला था एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल और प्रोडक्टिविटी। बस इतने शब्द याद रखने। ठीक, अभी याद रखना, कल तक चाहे रहे ना रहे, क्योंकि अभी मैं पूछूंगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो गया ना।
चलो अब एक डालो हेडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा एक बात जान लो, ये चीज तो पता चल गई ना कि किसी भी देश को अगर बेहतर बनाना है तो हमें शिक्षा पे भी ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य में भी देना होगा, इन्वायरमेंट में भी देना होगा, प्रोडक्टिविटी में भी देना होगा। ये बात तय है कि नहीं? तो ये बताओ, विकास का मतलब सब चीजों को एक साथ देखना। ऐसा तो नहीं सोच सकते ना कि कोई व्यक्ति खराब पॉल्यूशन में रह रहा हो और उसकी इनकम बढ़ जाए। होगा कि नहीं होगा? पॉसिबल है कि नहीं? बीमार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? कोई अगर मान लो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी इनकम बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। या मान लो इनकम के बिना पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब, अगर आपसे मैं कहूं डेवलपमेंट, अगर आपसे मैं बात करूं डेवलपमेंट, तो आपके दिमाग में सब आना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, लॉ, सोसाइटी, सब आना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्यूमुलेशन और कैपेबिलिटी बिल्डिंग, लिविंग स्टैंडर्ड का ऊंचा होना, सब कुछ आ जाता है इसमें। तो डेवलपमेंट अगर आ जाए तो सबके बारे में आप लिख सकते हो। और ये सब जब बेहतर होते हैं तो इसको क्या बोलते हो? और ऐसा नहीं कोई एक बेहतर होगा और दूसरा खराब होगा, ये हो जाएगा, नहीं। ये सब एक साथ ही बेहतर होते हैं। सोचो तुम्हारा कब विकास होगा? जब अच्छे पॉल्यूशन में रहे होगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, तभी तो होगा ना, नहीं तो कहां हो पाएगा। तो डेवलपमेंट, अब सवाल है डेवलपमेंट को नापा कैसे जाए? डेवलपमेंट को कैसे नापा जाए, मेजर कैसे किया जाए? तो डेवलपमेंट को नापने के कई तरीके होते थे, है ना। अच्छा, आपके घर में जैसे नापने की पहले से विधि होती थी। जैसे हमारे घर में बुआ फूफा आते थे जब, या कोई भी किसी के घर में आए, तो बुआ तो अंदर चली गई, फूफा साथ का पहाड़ा पूछ लेते थे, है ना, बेइज्जती करके। ठीक, तो उनका क्या मतलब था? वो देखना चाहते थे इसका डेवलपमेंट क्या हुआ। एक प्रकार से तो रिपोर्ट कार्ड ही ले रहे हैं ना वो, क्यों सुधांशु? ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कैसे नापोगे। तो अब ये बताओ मुझे, एक अच्छा इंडिकेटर हमको किसको मानेंगे? जिसमें सब सम्मिलित हो कि जिसमें कुछ सम्मिलित हो? ठीक, तो यही चीज है, कई सारे इंडिकेटर हैं। पहले में कम थे, फिर और ज्यादा लोग चीजों को इंडिकेटर बनाया गया। जैसे मान लो पहले सात का पहाड़ा पूछा, बेसिकली पहाड़ा वहाड़ा जो पूछा जाता था वो ये होता था कि आईक्यू चेक करते थे हम, आईक्यू। और हमें ये मानते थे पहले कि जिसका बेहतर आईक्यू होता है वो लाइफ में सक्सेसफुल होता है। लेकिन आज की डेट में हमें ये पता चल गया कि आईक्यू से कोई इंसान बेहतर नहीं होता। खूब तेज दिमाग हो लेकिन उसे हर बात में गुस्सा आ जाता हो, हर समय डिप्रेशन में रहता हो, गाली गलौज, दुखी, क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। क्या होगा? सड़क में मारा मारा फिरेगा। खूब तेज आईक्यू था, 7 का पारा 7 मिनट में सुना दे 7 बार, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये बात क्लियर हो गई है और धीरे धीरे भारतीय समाज में भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि बच्चे का विकास मतलब आईक्यू नहीं होता। बच्चे का विकास आईक्यू प्लस सब कुछ और, संस्कार होना, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस होना, उसका हेल्थ होना। मान लो आपका कहा जाए आईक्यू तेज है लेकिन हेल्थ ही नहीं है, तो क्या कर लोगे आप? तो अगर मुझे विकास को नापना होगा तो ये बताओ, केवल मैं आईक्यू चेक करूं कि उसका हेल्थ भी देखूं, उसके संस्कार भी देखूं, और क्या क्या देखा जा सकता है? हाँ, कम्युनिकेशन स्किल देखूं, और तभी उसका पॉलिटिकल अप्रोच देखूं क्या है ना। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं एक इंडिकेटर बता दूं कि किसी का आईक्यू चेक कर लो, ये विकास का पैमाना है, तो दूसरा आके कहेगा ये गलत बात है, दूसरा भी वो बताएगा, तीसरा आएगा उसको और बेहतर बनाएगा। तो वैसे ही पहले क्या होता था, पहले मानते थे कि अगर किसी घर की इनकम बढ़ रही है, या सॉरी किसी देश में इनकम बढ़ रही है, तो उसको हम मान लेते थे यही इंडिकेटर है, जिसको हम बोलते थे जीडीपी। जीडीपी को हम मान लेते थे कि जहां जीडीपी तेज हो रहा है वही अच्छा है। लेकिन हमें पता चला कि भाई जीडीपी के अलावा भी चीजें होती हैं। किसी घर की इनकम बढ़ रही है इससे ये नहीं उस घर के लोगों का बेहतर हो रहा हो। पैसा मान लो पूरा का पूरा रखे हो कहीं दबा के तब, या पैसा घर का कोई एक आदमी खा रहा हो पूरा, बाकी 5 का क्या होगा? तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उस पैसे का वास्तव में प्रभाव क्या पड़ रहा है। अच्छा आप ये बताओ, पढ़ाई करके आया कोई लड़का, मार्कशीट में उसके 80 नंबर आए, आप वो देखोगे कि ये अच्छा है कि उस पढ़ाई का उसके जीवन में प्रभाव क्या पड़ा, यही ना। तो यही सेम इसी को नाप,
तो जो विकास के मापक थे वो लगातार धीरे धीरे अपने आप में बेहतर होते गए। और जो आपके सिलेबस में है वो है एक PQLI, ठीक है, एक HDI, GDI, GII, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। बेसिकली ये किसके द्वारा चालू किया जाता है? यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है UNDP, ठीक है। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पर जब आपको बढ़ा के लिखना होगा तो क्या लिखोगे? एक वैश्विक संस्था या अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन, है ना। तो ये 3-4 शब्द आपकी ज्यादा दिखने चाहिए, ठीक है, ठीक है। UNDP है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको किसने बनाया था? कोई बताएगा? हैं? बताओ भाई। फिर दूसरी बात, ये सबसे पहले कब आया था? जस्ट आप लोग जब पैदा हुए हो उससे 1 दशक पहले के, नहीं मतलब 15 साल पहले की बात। सब आप 2005 के आसपास पैदा हुए होगे, है ना, ठीक है। तो याद रखना, बहुत पुरानी बात है ना। इस समय आपकी चाचा वाचा जो होंगे वो इस दशक वाले रहे होंगे ना, जो आपकी जस्ट ऊपर वाली जनरेशन है। इसको बनाया किसने था? नाम बताएगा कोई? बताओ। नाम मैं बोल चुका हूं इसलिए पूछ रहा हूं अभी आपसे, ठीक है। इसमें एक तो इंपॉर्टेंट नाम है महबूब उल हक, और थोड़ी बहुत रोल है अमर्त्य सेन। इस समय जो बांग्लादेश में पूरा बवाल हो रहा है ना, उसमें वही महबूब उल हक का नाम कई बार आ रहा है, लेकिन अभी उसको छोड़ दो ये सब। देखो, तो याद रखना 2 लोगों का मेन नाम है इसमें। कौन सा? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, 1990 और UNDP। अब देखो है क्या, जैसे मान लो तुम्हारे घर की बात कहें, जैसे मान लो मेरा घर है और मान लो एक घर अंतिमा का है। मेरे घर में भी 1000 रुपए की इनकम है, इसके घर में भी 1000 रुपए की इनकम है। तो इसके घर में मान लो 2000 की इनकम हो गई, मेरे यहाँ 1500 की हो गई। तो कहने को तो हो जाएगा कि इसके घर में ज्यादा विकास हो रहा है, पर क्या वास्तव में ये सही सीन बता रहा होगा? हमें ये देखना होगा कि उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है। तो अच्छा, किसी मान लो अंतिमा का घर है और मेरा घर है, इसके घर में 2000 रुपए पर महीने की कमाई है, मेरे यहाँ 1500 रुपए। तो आप रुपए की कमाई देखोगे, उस रुपए का प्रभाव देखोगे? प्रभाव यही बेहतर है ना। अब प्रभाव कैसे पता चलेगा? तो प्रभाव के लिए 3 चीजें। सबसे पहला जो देखा जाता है, इसमें 3 बातें देखी जाती हैं। क्या क्या देखा जाता है? एक तो देखा जाता है इसमें जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसको मैं बता दूं क्या है, कि आप जब पैदा हुए हो उसके बाद आप कितने समय तक जियोगे सामान्यतः। जैसे मैं बताऊं, 1947-47 के समय ऐसा माना जाता था कि ऐसा हर की बात नहीं कर रहे, देखो एक एक की इंसान की बात नहीं होती, एक सामान्य बात होती है। जैसे मान लो मैं आप सबके बारे में एक सामान्य बात करूं कि आप पर डे 3 घंटे नहीं पढ़ते होगे, इतना है। तो सामान्य बात कही ना, तुम्हारी बात तो नहीं कही थी ना। औसत करोगे तो कोई 1 घंटे नहीं पढ़ता होगा, तो तुम्हारा जैसे मान लो तुम 6 घंटे पढ़ते हो, अभिषेक एक भी नहीं पढ़ता, एवरेज 3 घंटे हो गया ना। तो एक सामान्य बात होती है, सामान्य बात मतलब किसी एक की नहीं हो रही, एक सामान्य औसत। जैसे कहा जाता है औसत कितनी रोटी एक इंसान खाता होगा? 4 रोटी, 4 नहीं 3 है ना, 4 भी नहीं खाता होगा, 3 ही होगी एक औसत रोटी। क्योंकि अगर पुरुष 5 खाता है तो महिलाएं 2, लगभग तो आ गई ना बात 4 में,
3 में आ गई। तो औसत की बात होती है, जहां भी होती है, ये बात दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। ठीक, जैसे कहा नहीं जाता था कुंभ में कितना चलना पड़ रहा है, लगभग 10 किलोमीटर औसत। तो औसत की बात हो रही है। तो जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि एक देश के लोग औसत कितना जीने की संभावना रखते हैं। अच्छा ये बताओ, मान लो अगर तुम्हें अफगानिस्तान में पैदा कर दिया जाए, है ना, पैदा होते ही तुम्हें पता होगा कि कम ही संभावना है इधर, कब बम गिर जाए, है कि नहीं। तो लेकिन अगर मान लो अभी तुम्हें यूएसए में पैदा कर दे, तुम्हें पता ही ज्यादा सेफ है। और यार यूएसए से भी ज्यादा अगर मान लो जापान अपान में, यूएसए में तो पता नहीं कल कौन गोली मार दे, रोज तो वहां गोलियां चलती रहती हैं। लेकिन अगर मान लो जापान अपान में होता और ज्यादा सेफ हो, तो पैदा होने के बाद या सोचो 2 घर, एक बहुत गरीब घर हो जो बिल्कुल स्लम में रह रहा हो, है ना, गंदा पानी वहां पैदा हुआ, और एक बच्चा अंबानी के घर में पैदा हुआ, तो पैदा होते ही एक संभावना तय हो जाती है ना, उसी को बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा का सीधे किससे संबंध है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। किससे संबंध है, पोषण। किससे संबंध है, हेल्थ, सबसे है ना। तो एचडीआई में सबसे पहले देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, पैदा होते ही उसकी जीवन की संभावना कितनी है। ठीक है, फिर दूसरा देखा जाता है एजुकेशन, शिक्षा, है ना। क्या अभी तो 78 महिलाओं की ज्यादा होती है और पुरुषों की कम होती है। ये महिलाएं ज्यादा जीती है, ये बायोलॉजिकल है कि महिलाएं ज्यादा जीती हैं, मतलब कहीं भी। ठीक है, महिलाएं ज्यादा जीती हैं। ठीक है, दूसरा है शिक्षा। शिक्षा का मतलब क्या है कि एक देश में पैदा होने वाले बच्चे कितना औसत स्कूल जाते हैं, कितना औसत, है ना। जैसे मान लो आप लोग तो पढ़ रहे हैं, तक कर लोगे, पीएचडी कर लोगे, करना होगा, कुछ होंगे जो बिल्कुल नहीं गए होंगे, तो औसत देखा जाता है। ठीक है, तो कितना होगा, क्या लिखोगे, औसत विद्यालय शिक्षा वर्ष, मतलब एवरेज, एवरेज नहीं लिखना, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग। क्या, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, है ना। ठीक, और तीसरा है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, सकल राष्ट्रीय आय, है ना, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक, और बस ब्रैकेट में लिख देना पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। बस अब इसको मैं समझाऊंगा नहीं, बस ये लिख देना, ये लिखने बस का इंपैक्ट कितना हो जाएगा ना। वो टीचर आपसे पूछने आ रहा है ना आप मुझसे पूछो। ठीक है, मतलब समझ लेना पीपीपी। तो आपको अगर एचडीआई आ जाए, है ना, अब देखो नंबर पाने का तरीका यही होता है भाई। एचडीआई अगर लिखना है तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्या, महबूल हक प्लस अमर्त्य सेन 1990 यूएनडीपी, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर एजुकेशन, और ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम। ठीक, इस तरह का फिगर भी बना दोगे ना तुम, टाइम तो है आराम से, पेज भी खूब है तो यही लिखो भी हो जाए, फिगर भी बनाओ, एग्जाम में इसको देख के आपको नंबर, हाँ यूपीएससी में ऐसे ही होता है। ठीक है, अब याद रखना ये सब कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने के बाद अगर मान लो किसी के नंबर इससे इससे कम है, ठीक है, तो उसको माना जाएगा निम्न मानव विकास। ठीक है, कई सारे देशों का निकाला जाता है, जिसका इससे कम होता है उसको क्या किसके अंतर्गत रखते हैं, इससे नीचे हो तो, है ना, लो ह्यूमन डेवलपमेंट, निम्न मानव विकास। अब इसमें 2 जोड़ो, ठीक है, 550 से लेकर, ठीक है, याद रखना मैं भी पूछूंगा। ठीक है, मध्यम मानव विकास, क्या, लो ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, इसको रखोगे मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट।
इसको रखोगे उच्च मानव विकास, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। और जो 79 से होगा से ऊपर, ठीक है, सॉरी ये तो आ गया ना यहां तक। अब इसको क्या रखोगे, यहां रखो, डॉट लगा के रखना, दशमलव, है ना। तो मतलब क्या होता है, 0 से 1 तक की बात है ना पूरी। तो जो जितना ज्यादा 1 के करीब है उतना ज्यादा बेहतर, जो जितना 0 के करीब है, हाँ। अब उदाहरण के तौर पे अपने आप लिख सकते हो अफ्रीका के देशों का। अब इसमें एक एक उदाहरण डालो आप, है ना, से ऊपर, ठीक है, वेरी हाई डेवलपमेंट। तो अब अपने आप तुम्हें पता होगा भारत यहां आएगा, ठीक। अफ्रीका के कई देश ऐसे, अब अफ्रीका में ऐसा डाला सोमालिया ओमालिया, कई अच्छे जगह आ गए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि अगर भारत को इधर से इधर आना है तो क्या करना चाहिए। अगर भारत को, ठीक है, मान लो मिडिल ह्यूमन डेवलपमेंट से, है ना, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट तक आना है तो क्या करना चाहिए बताओ। सोचो, लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कैसे। तुरंत आपको पता है कि 3 चीजें होती है ना, क्या, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन। तो बस तीनों को बढ़ाने की बात कर देना। ये कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ठीक है। ये कैसे होगा, हेल्थ अच्छा हो, सफाई हो, हाइजीन हो, ठीक है, स्वास्थ्य हो, पोषण हो, ये, और, है ना, अवेयरनेस, ठीक है। अब इसके लिए जो सरकारी योजनाएं चल रही है उसका लिख दो। अब सबके बारे में आपको पता है, इसके लिए कौन सी चल रही है, मेक इन इंडिया, हाँ, रोजगार योजना, मुद्रा योजना, सब लिख दो। इसके अंदर कौन सा चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी चल ही रही। और बताओ, अरे जितनी भी योजनाएं चल रही जिसमें खाने पीना स्वास्थ्य मिल रहा है, पोषण, ठीक, ठीक है। एजुकेशन वाले में क्या क्या है, स्कूल चलो अभियान जो चलता है आपका, सारे स्कूल वाले, मिड डे मील हो जाएगा। तो समझ गए, कोई रटना नहीं है। और इतना भी लिख दोगे ना तो एक किताब में कुछ अच्छा लगने लगेगा, कहने का मेरा ये मतलब है। देखो, मैं इतना बहुत सच्चाई जानता हूं कि जब एग्जाम में पेपर आता है तो लिखते अपने मन से ही हो, ये तय है, तो उसको ही बेहतर करो ना। अच्छा सोचो, मान लो मैं सुधांशु को लड़ना सिखाऊं और 100 किलो की तलवार से लड़ना सिखाऊं, सुधांशु का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हमें पता है ना कि जब 5 किलो उठ पाता तो उसी पे कोशिश करो ना। यही चीज सेम यूपीएससी में है। यूपीएससी में जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ना, उसमें यहाँ के लोग रटते रहते हैं, खूब पढ़ते रहते हैं, पर वास्तव में उन्हें नहीं पता कि ह्यूमन बीइंग की लिमिटेड क्षमता होती है, उसी के अकॉर्डिंग काम करो, है ना। वो 100 किलो की तलवार लेके बैठ जाते, वहां नहीं उठा पाते एग्जाम के टाइम में, क्योंकि रिवाइज नहीं कर पाते और सब फेल हो जाते हैं। लेकिन जब आपने कम पढ़ा लेकिन सॉलिड पढ़ा, आपको पता है, तो आप वो चीज कर लेते हो ना। तो चलो अब आगे चलते हैं इसमें। तो मानव विकास सूचकांक के बारे में लिख लोगे ना। अब इससे अब एक आता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको बोलते हो जीडीआई, जीडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो ऐसा हुआ, अब एक बात बताओ, मान लो एक घर है, उसके घर में हमने देखा इनकम बढ़ गई, फिर हमें लगा इनकम नहीं, इनकम का प्रभाव देखें किस पे ज्यादा है, तो एक नया इंडिकेटर बनाया, उसका नाम आया एचडीआई। देखो एचडीआई इनकम की बात नहीं करता, इनकम के प्रभाव की बात करता है, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ, अगर मान लो एक घर है, उस घर में पहले 1500 थे, अब 2000 रुपए आ गए, लेकिन घर के लोगों का जीवन स्तर नहीं बेहतर हुआ, जीवन प्रत्याशा बेहतर नहीं, स्कूलिंग नहीं हुई, तो आप क्या कहोगे, सब बेकार है। तो हमने अब ये सब नापा, तो हाँ अब विकास सही है। लेकिन एक और ये देखो कि वहां महिला और पुरुष के दोनों के बीच में क्या विकास हो रहा है। मान लो शायद केवल पुरुषों का हो रहा हो, दिख रहा हो अच्छा, समझ रहे हो, पता चला पुरुष की जीवन प्रत्याशा 60 से हो गई 120, अब महिला की उतनी ही रही।
तो फिर एक और तरीके से देखने की बात हुई कि अब जो भी है उसको महिला और पुरुष के संबंध में भी देखो, तो उसी को क्या बोलते हैं, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ही एक क्या है, डेवलप है फॉर्म है ना, एक संशोधित रूप है। इसमें सबसे ज्यादा किसका देखा जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, तीन चीजें देखी जाती हैं। पुरुषों का स्वास्थ्य, महिलाओं का स्वास्थ्य, ठीक है, पुरुषों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, और आय, पुरुषों की आय और महिलाओं की आय, और फिर इसको नापा जाता है। अगर जीडीआई 1 होता है तो यह माना जाता है कि वहां पर पूर्ण समानता है। ये इसलिए मैं रटवा दे रहा हूं, है ना। ठीक है, अब एक आता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये है सिलेबस में लिखा हुआ है, PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक। इसका जो स्थापना की थी और 1979 में किसने की थी, मॉरिस ने, मॉरिस। देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी देखा जाता है तीन चीजें। मॉरिस ये तुम्हारे काम का नहीं है, तुम छोड़ दो इसको ना, जो तुम्हारे काम का होगा मैं बता दूंगा, ये केवल एकेडमिक वाला काम है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखा जाता है तीन चीजें। एक, शिशु मृत्यु दर, किसी देश में शिशु मृत्यु दर कैसी है। शिशु मृत्यु दर समझते हो क्या होता है, बताओ। अब यही छोटे बच्चे मत लिखाना, हाँ 1 साल से ज्यादा है ना, ठीक। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, 1000 जीवित जन्मों पर मरने वाले बच्चों की संख्या। देखो 1000 जीवित जन्मों पे, मरा हुआ कोई पैदा हुआ ना अगर, तो इसमें नहीं, 1000 जीवित जन्मों में जो बच्चे पैदा हो गए हैं जीवित हैं, उसमें 1 साल में मरने वालों की, जैसे मान लो भारत में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, जीवित पैदा हुआ, 1000 टोटल हुआ, अगर उसमें 30 मर जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, 30 है क्या, हाँ। चाइल्ड नहीं, इन्फेंट, याद रखना, चाइल्ड और इन्फेंट में अलग होता है अंतर, यही बता रहा हूं, इन्फेंट। ठीक है, शिशु मृत्यु दर की बात नहीं मैं, हाँ इन्फेंट वर्ड याद रखना ना, हिंदी का मैं नहीं जानता, इन्फेंट। ठीक है, फिर दूसरा इसमें देखा जाता है जीवन प्रत्याशा, इसमें भी देखा जाता है, और तीसरा इसमें साक्षरता दर। लगभग वही है, सेम। HDI और इसमें अंतर क्या बताओ, ऐसा कुछ, ये कीवर्ड ही बचपन से मतलब होता है। अगर जीवन प्रत्याशा की बात कह दी जाए तो मतलब बचपन से ही है। वर्ड क्या लिखा है, जीवन प्रत्याशा, उम्मीद कितनी है। जैसे मैंने कहा था 1930 के समय भारत में जो पैदा होता था तो माना जाता था कि 30 से 40 साल जिएगा बस, क्योंकि इतनी तरह की बीमारियां होती थी, किसी को काला हैजा हो गया तो भी मरने का चांस होता था। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो छोटी छोटी हम जितना बीमारियों से लड़ने की क्षमता डेवलप कर रहे हैं उतनी तो प्रत्याशा बढ़ा ली। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। एक समय अगर हो सकेगा तो शायद सारी दवाइयां हो जाए, तो प्रत्याशा सोचो अनंत काल तक कोई मरे ही ना। अगर मान लो हम ये पता चल जाए कि इंसान मरता कैसे है, अगर उसका इलाज ढूंढ ले, ठीक है, तो क्या पता है क्या तुम्हें, ठीक है, याद रखना। जब 0 आता है इसका पैमाना है ना, PQLI का, तो सबसे खराब हालत है, और जब 100 आता है तो 100 को सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, PQLI की आलोचना करो, इसमें क्या क्या कमी है। जैसे मैं आपको 3 इंडेक्स बताई, एक बताया मैंने HDI, एक आपको बताया, और एक आपको बताया। अब बताओ इनका कंपेयर करो, इसमें कौन सी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिकल नहीं है, प्योर इकोनॉमिकल नहीं, मतलब जिसमें इकोनॉमी वाला पार्ट ऐड नहीं किया, बताओ। हाँ, इसमें आय की बात नहीं की थी। ठीक है, तो ये इसकी एक कमी है। और क्या, अच्छा कौन सा है जिसने जेंडर को कंसीडर नहीं किया, इसने भी नहीं किया, और हाँ इसने जेंडर को कंसीडर किया। ठीक है,
तो कौन सा सबसे अपडेटेड है? HDI, क्योंकि HDI की जो लेटेस्ट वर्जन है ना, उसने जेंडर को भी कर लिया है। मतलब पहले अब HDI, फिर उसके साथ उसके जेंडर वाले पार्ट को भी हम डिस्कस करके अब एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, अब एक वर्ड देखो, अंडर डेवलपमेंट, है ना, ये भी सिलेबस की है। ठीक है, कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? अल्प विकास। ठीक है ना, चलिए बताओ भाई, क्या कहेंगे इसकी इसकी डिफिनीशन बताओ। व्हाट इज अंडर डेवलपमेंट? जितना हाँ ना कर पा रहा हो, बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं। अंडर डेवलपमेंट में भी डेवलपमेंट मतलब धीरे धीरे हो या बहुत कम, या इसको ऐसे लग सकते हैं, किसी देश में बुनियादी सुविधाओं का अभाव होना। ठीक है, अब देखो जो सारी डिफिनीशन पढ़ी थी ना आपने अभी तक, आप उसको भी इसके साथ, जिन्होंने विकास बताया उन्होंने यही बताया होगा ना कि ये ना होगा तो विकास नहीं है। तो अगर राष्ट्रीय आय कम है एडम स्मिथ के हिसाब से, तो क्या है? अल्प विकसित होगा। अगर सपोज करो अमर्त्य सेन के हिसाब से अल्प विकसित किसको कहोगे? जिसमें क्षमता ना हो। ठीक है, रिकॉर्डों के अनुसार एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल ना हो, प्रोडक्टिविटी ना हो, तो अल्प विकास हो गया। तो मैं ये बता रहा हूं कि रटना नहीं, उसी चीज को घुमा फिरा के आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है, एक और लिख लो इसमें ना, अभी कोर्स में आएगा आपके, डब्ल्यू रोस्टो। अभी ये पढ़ोगे आप, है ना? ठीक है, ROSTO रोस्टो, है ना, ये रोस्टर, कुछ भी जो बोलो आप, है ना, नाम भूलेगा तो नहीं ना, है ना। टोस्ट याद रखते हो तो रोस्ट याद कर लेना, टोस्टो से रोस्टो, है ना। इन्होंने भी यही बोला। देखो पहले मैं ये बता दूं कि रोस्टो ने किया क्या, पूरा पढ़ना है अभी। रोस्टो ने कहा कि कोई भी इकोनॉमी ना 4-5 फेज में होती है। पहला फेज होता है जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता। दूसरा फेज होता है ट्रांजिशन फेज, जिससे चीजें सुधरती है। तीसरा होता है टेक ऑफ फेज, जिसमें सब बेहतर हो जाता है। और चौथा फिर वो बेहतर को बनाए रखते हैं। पांचवा उससे ऊपर जाते हैं। तो इसने फेज बताए हैं। तो रोस्टो ने कहा कि जो अपने पहले फेज में है या जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, उसी को कहते हैं अविकसित अवस्था। ठीक है, रोस्टो बताता है कि कोई भी देश जो होता है वो विकास की एक परंपरा को फॉलो करता है, एक प्रक्रिया को फॉलो करता है, जिसमें पहला फेज होता है टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा, पारंपरिक खेती हो रही है। उसके बाद दूसरा फेज होता है कि अपने आप को बदलता है धीरे धीरे। ठीक है, तीसरा फेज होता है टेक ऑफ कर जाता है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगता है। चौथा फेज होता है कि उसमें मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। और पांचवा फेज होता है ज्यादा कंज्यूम करने लगता है। अभी मैं पढ़ाऊंगा पूरा उसको। ठीक है, तो बेसिकली आप विकास का मतलब क्या है, जो चारों स्टेज को पा रहा है, लेकिन जो विकास नहीं कर रहा उसका मतलब वो पहले की फेज में रुका हुआ, तो बस वही लिखना है आपको। ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूं कि आप लोग इलाहाबाद से आए हो पढ़ने, कई लोग होंगे इसी में अपनी तीसरी स्टेज में आ गए होंगे। जैसे मान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आए हैं पढ़ने, मान लो AU में, तो कुछ बच्चे होंगे जो अभी पहले फेज में होंगे, वही प्रारंभिक वाली अवस्था में, वही वाली अवस्था जो वहां गांव में थी, वही शहर में थी, वही यहां भी आ गई, कोई सुधार नहीं होगा। कुछ में थोड़ी सुधार हुआ होगा। सेकेंड ईयर, देखो फर्स्ट ईयर का जो बच्चा होता है ना अभी, वो धीरे धीरे ट्रांजिशन मोड में होगा, सीख रहा होगा कुछ नया, लेकिन सेकेंड ईयर में अप्लीकेबल हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीख रहे होंगे, फिर उड़ चुके होंगे, कोई अच्छे एग्जाम की तैयारी करने लगे होंगे, JRF, PhD, UPSC। और कुछ होंगे जो उसको बेहतर करने लग गए होंगे, और कुछ होगा उससे भी ऊपर जाएंगे। यही होगा ना। तो आप क्या कहोगे कि किसका विकास नहीं हुआ? जो अपनी पहली अवस्था में। तो यही बात रोस्टो कहते हैं कि कोई देश जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, या जिसमें औद्योगिकीकरण ना हो रहा हो, जिसमें परंपरागत तकनीकों को अपनाया जा रहा हो, क्या है? अल्प विकसित। जैसे मैंने आपको बताया था, विकास के कई सारे डायमेंशन होते हैं, तो वैसे अल्प विकास के भी डायमेंशन होंगे। तो अल्प विकास या अविकास का जो पहला डायमेंशन आर्थिक क्या होगा? नेशनल इनकम कम होना, प्रोडक्टिविटी
कम होना। सामाजिक आयाम क्या होंगे? शिक्षा का स्तर कम होना, असमानता ज्यादा होना, लैंगिक भेदभाव ज्यादा होना। राजनीतिक क्या होगा? लोगों की स्वतंत्रता कम होना, डेमोक्रेसी कम होना। हाँ, अफगानिस्तान का उदाहरण दिमाग में कर लेना। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? अच्छा, अब मैं पूछूं आपसे कि इसमें लिखा है कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, क्या क्या कारण होते हैं विकास ना होने के? सबसे पहले है ना, अगर कॉजेज पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या लिखोगे? इकोनॉमिकल कॉजेज, फिर पॉलिटिकल कॉजेज, ठीक है, सोसाइटल कॉलेज, ठीक है, एनवायरमेंटल कॉजेज। अब कैसे? पहले इकोनॉमी पढ़ते ना यार, इकोनॉमिक्स पढ़ना, पहले इसको देख लें। इकोनॉमी में सबसे पहले क्या होगा भाई बताओ? कोई भी शब्द बोलो, सोचना नहीं, कुछ भी बोलो। तो कम क्यों है ये तो बताओ। ये तो हाँ, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी कम होना, और है ना इन्वेस्टमेंट कम होना, और बताओ, तुम बताओ। और इनकम कम होना, डिमांड कम होना, ठीक है, साइंस मतलब इंडस्ट्री कम होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होना। और बताओ ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग इसको ना रट लो। विदेशों में अत्यधिक निर्भरता होना, जैसे मान लो विदेशों में निर्भरता भी तो आपकी एक, आप जब खुद चीजें बनाओगे तो सस्ती पड़ेंगी, अपने हिसाब से बनाओगे, बेहतर बनाओगे। विदेश से कर्जा लेके आओगे, विदेश से खरीदोगे। अब रॉफेल अगर हम खरीद रहे बना रहे हैं, दोनों में अंतर दिखेगा ना। सामाजिक कारण क्या है? शिक्षा का अभाव, गरीबी, असमानता, और हाँ हेल्थ का इशू होना, पोषण ना होना। पॉलिटिकल में बताओ, पॉलिटिकल में क्या होगा? भ्रष्टाचार, करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होना, प्रशासनिक दक्षता ना होना। हाँ, सोशल जस्टिस तो यही होगा ना सोसाइटी में। इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इशू भी लिख सकते हो। पॉल्यूशन वॉल्यूशन भी तो प्रॉब्लम करते हैं। जब पॉल्यूशन बहुत रहेगा, लोग बीमार रहेंगे, बीमार रहेंगे तो अपना पैसा इलाज में लगाएंगे, ना कि कोई प्रोडक्टिविटी में लगाएंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल तुम ऐसी कोई भी जगह देखो जहां लोग ज्यादा बीमार रहते हो। ठीक है, जब बीमार आपस में रिलेशन होता है, मैं पढ़ाऊंगा इसका गुनार मिल्डल आपको। ठीक है, एक कारण और भी है अल्प विकास का, हिस्टोरिकल रीजन। हर चीज का एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी होता है। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ तो उसके पीछे सारे रीजन होंगे। इकोनॉमिकल रीजन, शायद अच्छे घर से आता, खूब रिसोर्स, अच्छी जगह पढ़ा वढ़ा सब कुछ। पॉलिटिकल हो सकता है उसके घर वालों ने सपोर्ट किया हो। पॉलिटिकल का मतलब उसका सोसाइटी हो सकता है कि अच्छे समाज में रह रहा हो जहां पर सब बन रहे हो। साथ में एनवायरमेंटल भी हो सकता है कि अच्छे पॉल्यूशन वाले एरिया में ना हो, ये सब रीजन है। ऑक्सीजन ज्यादा होती हो तो दिमाग तेज चलता होगा, शायद पास हो गया। एक रीजन हो सकता है हिस्टोरिकल भी, कि शायद उसके घर में सब आईएससी बनते रहे हो। हिस्ट्री भी आपको प्रभावित करती है, तो आपके डेवलपमेंट को भी क्या प्रभावित करती है? हिस्ट्री। जैसे भारत का इतिहास ही भारत के साथ जुड़ा है, इसके कारण भारत कई चीजों समस्या, जैसे औपनिवेशिक, अंग्रेजों ने जो हमारा शोषण किया, जो हमारे रिसोर्स बर्बाद किए, जो हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को खराब किया, उसी के कारण तो हम आज कई प्रॉब्लम को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इसको भी आप जोड़ के इसके साथ लिखोगे, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी। अब अगर आपसे पूछा जाए अंडर डेवलपमेंट को दूर करने के क्या कारण है, तो आपको सीधे सीधे क्या लिखना है, वो साइकिल पूरा बना देना यहां पर चारों को सबसे ना। पॉलिटिकल में वही जो मैंने बताया, जो नहीं है उसको लाना है। सोसाइटी में जो नहीं है उसको लाना है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ इसमें कीवर्ड डाल पाओगे? अगर मैं आपसे कहूं सॉल्यूशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट, मतलब अंडर डेवलपमेंट को खत्म करने के तरीके बताओ, समझ में आ गई ना बात? लिखने के लिए कोई अलग से तो नहीं देना पड़ेगा ना, अब यही लिख लोगे ना पूरा। ठीक, अब एक शख्स का नाम है गुनार मिल्डल और रैगनर नर्स्के, है ना, क्या नाम रखते हैं ये लोग, है ना। आइयो भी अपना पढ़ लेना, ठीक है। रैगनर नर्स्के, ठीक है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है सर्कुलर कॉजेशन। इसको बोलते हैं चक्रीय कारणत्व। चक्रीय कारणत्व मतलब समझो
जैसे मैं उदाहरण जो बताने वाला था वही बता रहा हूं कि ऐसे आप लोग मान लो पढ़ाई करते अच्छा लगता है, नहीं पढ़ते तो खराब लगता है। जब नहीं पढ़ते खराब लगता है तो क्या करते हो, तुरंत कुछ मूवी भी देखते हो, है ना। देखो आप क्या सोचते हो कि मैं पढ़ाई तब करूंगा जब थोड़ी मन खुश होगा, यही सोचते हो ना। पहले रील देख के मन खुश कर ले फिर पढ़ाई करें, ऐसा होता है ना। अब आप बैठे रील देखते देखते 2 घंटा हो गया, अब पढ़ाई तो नहीं हो रही, मूड और खराब हो गया। जब मूड खराब हो गया तो फिर और रील देखी, फिर और रील देखी तो फिर और मूड खराब हो गया, और इस तरह में रात हो गई। और फिर सुबह उठे फिर यही हुआ कि मूड खराब है, रात में पढ़ाई नहीं, सोचा तो था चलो रील देखते, फिर मूड। तो ये क्या हो रहा है, एक चक्र बन गया। चक्र बना ना, एक समस्या से दूसरी समस्या और दूसरी समस्या से पहली समस्या, और ये तीर लगातार, इसी को कहते हैं विशियस साइकिल। जैसे आप लोग जब पढ़ाई नहीं करते मूड खराब होता है तो फिर कुछ और करते, कुछ और करते तो और मूड खराब होता है, तो फिर पढ़ाई नहीं करते, फिर पढ़ाई नहीं करते तो मूड खराब होता है, फिर और कुछ करते हो। ये होता है सबके साथ। तो वैसे ही इकोनॉमी में भी इसका भी इंपैक्ट आप देखोगे। कारण मैंने अभी आपको क्या बताया, सर्कुलेशन, सर्कुलर कॉजेशन, मतलब 2 शख्स हैं गुनान मिल्डल और नस्के, ये बताते हैं कि कुछ देशों में कुछ समस्या होती है, वो समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है और दूसरी समस्या फिर उस समस्या को जन्म देती है। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे समझो, इन्होंने इतना बताया गुनान मिल्डल ने कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता या गरीबी होती है, उसके कारण इनकम क्या होती है, कम होती है। जब इनकम कम होती है तो सेविंग कम होती है, जब सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट ये कम होगा। समझ आ रही बात। ऐसी ही बात ये लोग बोलेंगे दोनों लोग। क्या हुआ तनु, कोई दिक्कत, अब ठंडी लग रही क्या अभी, है ना। आज तुम्हें पार्टी हमने सोचा था 4 बजे पार्टी देते, लेकिन तुम लेट आए आज। सबको सोचा था कि 4 बजे दूंगा, है नहीं, लेट आए 4 बजने के बाद तुम दोनों लोग। चलो हम लोग पढ़ते हैं अब गुरनाल्ड मिल्डर, इसकी एक किताब है एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू पॉवर्टी ऑफ नेशन, इसको रट लो, कुछ भी है यही किताब का नाम लिखना है। गुरनाल्ड मिल्डर की किताब का क्या नाम है, एशियन ड्रामा। ये पीसीएस में बहुत पूछी जाती है। हाँ, एन इंक्वायरी इनटू पॉवर्टी ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू पॉवर्टी ऑफ नेशन, है ना। गुरनाल्ड मिल्डर की ये किताब है। अब यही किताब का नाम लिखा होगा तो टीचर बाकी नहीं पढ़ेगा, थोड़ी बहुत मतलब सोचेगा कि आता है तुम लोगों को। ठीक है, एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू पॉवर्टी ऑफ नेशन। अरे भाई मतलब एशिया में जो ड्रामा हो रहा है ऐसा सोच लो, और इंक्वायरी मतलब जांच पड़ताल, वो देख रहा है कि किसी देश में गरीबी क्यों होती है। एन इंक्वायरी मतलब एक नजर, किसमें, पॉवर्टी ऑफ नेशन, देश की गरीबी पे। तो उसने बताया कि देश में जो गरीबी होती है ना, उसका कारण क्या है, गरीबी ही है। गरीबी जो होती है उसके कारण लोगों की आय नहीं होती, मतलब गरीबी के कारण। देखो जब पॉवर्टी है ज्यादा तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब पूंजी नहीं बनेगी, संपत्ति नहीं बनेगी, संपत्ति नहीं बनेगी तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी तो गरीबी फिर हो जाएगी। अरे बेसिकली अगर मान लो कोई घर है, उस घर में गरीबी है तो वहां के बच्चों को पढ़ाई लिखाया नहीं जाएगा, जब पढ़ाई लिखाया नहीं जाएगा तो नौकरी में नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो गरीब रहेंगे। हाँ, खाना खराब रहेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो बेसिकली गुनार्ड मिल्डल ऐसा बताना चाहते हैं कि एक चक्र बन जाता है। क्या बन जाता है, चक्र, जिसको क्या बोलते हैं, दुष्चक्र, विशियस साइकिल। और वो दुष्चक्र ही खतरनाक होता है, उसको तोड़ना है। अब देखो एक बात समझो, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, गरीब इंसान के लिए बहुत पैसा आता है सरकार की तरफ से, पर वो खुद उस योजना का लाभ नहीं लेता। पता है क्यों, सोचो क्यों, अनअवेयरनेस नहीं, खूब पता है उसे कि खूब पता है कि पैसा आ रहा है, ये आ रहा है। अच्छा ये बताओ, हैं? हाँ, वास्तव में वो चाहता है गरीब रहे, ऐसा क्यों चाहता है, नहीं, अरे ऐसी कैसी बात, पैसा तुम
ये टेंडेंसी। अच्छा ये बताओ किसके किसके घर में मेड काम करती है? नहीं, ठीक। अच्छा मेड का एक कॉन्सेप्ट देखा, जब नहीं होगा मन नहीं आएगी। समझना मेरी बात? मतलब कहने का मतलब कि जो आप देखोगे लोअर क्लास के लोग होंगे नौकरी में, वो बहुत इरेगुलर रहते हैं अपने काम को लेकर। जैसे आप देखो रिक्शे वाले, मन होगा तो जाएंगे, नहीं कर देंगे, नहीं जाने जब, है ना, है कि नहीं? हाँ। लेकिन कभी आपको देखोगे बड़े जो बिजनेस क्लास के लोग होंगे वो हर काम को सोचते हैं अवसर। दरअसल क्या होता है ना कि एक टेंडेंसी होती है गरीबी की। गरीबी ये सोचता है कि हमारे लिए बस आज रात के खाने का इंतजाम हो जाए, वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते, इसीलिए वो अपने रात बस के बारे में सोचते हैं। जैसे मान लो कोई गरीब है, उससे कहो कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दो, ये भविष्य में अधिकारी बनेगा, तो कहेंगे नहीं आज कौन कमाएगा, पहले इसको भेजो कहीं कमाने को। तो भविष्य का सोच नहीं पाते। और एक वर्ड यूज होता है कि पॉवर्टी इज ए मेंटल बर्डन। गरीबी एक मानसिक भार है, क्योंकि जो गरीब रहता है ना वो मानसिक रूप से भविष्य का नहीं सोच पाता, इस कारण हमेशा क्या रहता है, गरीब रहता है। ये सब याद रखना। हाँ, लिखना लिखना तो क्या है, ये सब यूपीएससी का काम है। चलो आगे चलते हैं। गरीबी एक मानसिक भार है। अरे अभी आपकी जेब से मैं सारा पैसा ले लूं, फिर आप परेशान फ्यूचर का नहीं होगे, आज कैसे खाएं, है। इसीलिए कहा जाता है पैसे से पैसा, उसके पीछे यही रीजन। जब आपके पास पैसा होता है ना तो आपको आज की चिंता है नहीं, फ्यूचर का सोचते हो। सोचो अगर आपके पास 50-60 लाख होता और आपको पता होता कुंभ आना है, तो आप तुरंत सोचते कि एक होटल बनवा लें, फ्यूचर में कमाई होगी। लेकिन जो रोज का सोच रहा है कि आज कैसे कमाएं, आज कैसे कमाएं, तो समझ में आ रही पैसे से पैसा कैसे आता है। क्योंकि पैसे के जिसके पास पैसा होता है उसके पास खाली दिमाग होता है सोचने का। इसीलिए एक शब्द है, आपने सुना होगा ना, कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वही सोच भी पाते हैं फ्यूचर का। इसीलिए फिलोसफर हमेशा देखोगे सब अमीर आदमी होंगे, क्योंकि विलासिता वाली चीज है, बैठ के सोच रहे हैं आराम से कि चांद कैसे हो रहा। अरे जो गरीब होगा उसको तो भाई काम करना है ना, सोचेगा कैसे, 2 रोटी का जुगाड़ भी करना है। समझ में आ गई बात? तो चलो अब चलते हैं, गोनाल्ड मिल्डर के बारे में कुछ चीजें लिख लो, पॉइंट वाइज मैं बताता जा रहा हूं। एक तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन्होंने दिया, और एक निगेटिव फीडबैक मतलब मैकेनिज्म है। पॉजिटिव और मतलब इन्होंने जो बोला वो क्या बोला कि किसी देश में जब विकास होता है, प्रगति होती है, ठीक है, किसी देश में जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो किसको बढ़ावा देती है, सोशल प्रोग्रेस को। और सोशल प्रोग्रेस जो होती है वो किसको बढ़ावा देती है, उदाहरण के तौर पे घर अपना देखो, जिस घर में पढ़ाई इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकम अच्छी हो रही है, वहां पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी तो उनकी कमाई अच्छी होगी, फिर और पढ़ाई लिखाई और कमाई, और पढ़ाई लिखाई और कमाई, तो ये एक सकारात्मक चीज हो जाती है। इसका जस्ट उल्टा जो निगेटिव, जो विशियस साइकिल है कि जो पिछड़ापन होता है उसके कारण क्या होता है, इनइक्वालिटी, असमानता बढ़ती है, और फिर वो चीज पिछड़ेपन को बढ़ाती है। तो जो पिछड़ापन है उससे समाज में प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम से फिर पिछड़ापन आता है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? और एक कॉन्सेप्ट और इन्होंने दिया, स्प्रेड इफेक्ट और बैकवॉश इफेक्ट, है ना, ये भी लिख लेना। स्प्रेड इफेक्ट और एक है बैकवॉश इफेक्ट। स्प्रेड को बोलते हैं प्रसार प्रभाव। ये सब मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट जान जाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिकूल प्रभाव। बस ऐसा समझ लो, जैसे मान लो 2 इफेक्ट होते हैं बेसिकली ना। जो गोनाल्ड मिल्डर है वो ये बता रहे हैं कि असमानता कैसे बढ़ती है। कहते हैं अगर मान लो, उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, एक उदाहरण ले लो, जैसे मान लो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में सब कुछ अच्छा हो, विकसित हो जाए, तो देखना धीरे धीरे फाफामो भी विकसित हो जाएगा, झूसी हो जाएगा, नैनी हो जाएगा, होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा। तो विकास क्या कैसे होगा, कैसे होगा ये बताओ? प्रभाव होगा, यहां कोई नई टेक्निक आएगी तो नई टेक्नोलॉजी उधर चली जाएगी, नई चीजें वहां भी सीखेंगे, नया कैपिटल फ्लो होगा और चीजें उठने लगेंगी। तो ये होगा प्रसार इफेक्ट। क्या होगा?
हाँ, इसका उदाहरण आप क्या लिख सकते हो, जैसे बेंगलोर के कारण आसपास का क्षेत्र क्या हो गया। हाँ, जैसे दिल्ली, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र कौन सा, हरियाणा, यूपी, हाँ पंजाब नहीं, हरियाणा यूपी वो तो दूर चला गया, एनसीआर जिसको आप बोलते हो। देखो दिल्ली था मेन सेंटर, लेकिन उसने आसपास क्या किया, अपना प्रभाव फैलाया। अब मान लो इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब ये तो महंगा है, लोग आके कहाँ रहने लगेंगे, फाफा झूसी में रहने लगेंगे, तो वहां भी तो इनकम बढ़ेगी, वहां भी तो रेंट बढ़ेगा। इसको कहते हैं प्रसार प्रभाव, स्प्रेड इफेक्ट। और दूसरा क्या होता है, बैकवॉश इफेक्ट। इसमें क्या होता है, कोई क्षेत्र जब विकसित हो जाता है, मतलब एक समझ लो ऐसी बात है कि अगर कोई डेवलप्ड एरिया है तो इधर प्लस जाएगा उसका इंपैक्ट, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस। उदाहरण के तौर पे मान लो दिल्ली, ये आप ले लो हरियाणा, ये ले लो आप यूपी, ठीक है। आपने देखा होगा एनसीआर रीजन में फायदा हुआ, ये उदाहरण है। इलाहाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फाफामऊ, झूसी, नैनी हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। और एक है बैकवॉश। बैकवॉश में क्या होता है, अगर कोई एरिया डेवलपमेंट है तो ये अपने आसपास में नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण कोई बताएगा, तनु उदाहरण बताओ। आज तनु का मन नहीं लग रहा है ना, बटर मसाला मंगाना पड़ेगा आज। आज तुम ही बनाना, आज तुम बटर मसाला बना देना यूट्यूब से देख के, ठीक है। बताओ बताओ भाई, इसका उदाहरण बताओ, इसका कि डेवलपमेंट हुआ। देखो यहां तो डेवलपमेंट आसपास अच्छे सकारात्मक तरीके से फैला ना, लेकिन यहां पर जो डेवलपमेंट होगा वो आसपास नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। इसका उदाहरण देखो, बिहार है ना, हाँ मैं समझ रहा हूं, है ना। होता क्या है, सपोज करो ये मान लो बिहार है ना, अभी मतलब मैं बता रहा हूं, और ये मान लो डेवलपमेंट वाला कोई एरिया है, ये कम डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट है। स्प्रेड में तो क्या होता है कि डेवलपमेंट से कम डेवलपमेंट में सकारात्मक प्रभाव जाता है स्प्रेड में। बैकवॉश में क्या होता है कि डेवलपमेंट से कम डेवलपमेंट में नकारात्मक प्रभाव जाता है। क्यों, सभी पैसे वाले लोग यहाँ के रहने लगेंगे, जिसको बिजनेस करना है वो यहाँ बिजनेस करेगा, यहाँ करेगा, फायदा कहाँ जाता उसे होगा। हाँ, जो अच्छे लोग यहाँ रहने पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे वो यहाँ नौकरी करेंगे, यहाँ करेंगे। तो ये क्या होता जा रहा है, यहाँ के रिसोर्स कहाँ पे हैं, ह्यूमन रिसोर्स, हर तरह का कैपिटल। जैसे मान लो तुम हो और तुम्हारा घर मान लो अभी थोड़ी कमजोर है, बगल वाले का घर बहुत अच्छा है, और तुम्हें 1000 रुपए अपने कहीं लगाने हैं, तो सोचो कि अपने घर में बगल में लगा दे, ज्यादा कमाइए, होगा ना, ठीक है। तो क्या हुआ, पूंजी चली गई ना उधर। तो यही बिहार के साथ समस्या है। देखो बिहार के लोग बहुत क्षमता वाले हैं, नो डाउट, बहुत पैसे वाले हैं, पर वो बिहार में ही कभी पैसा नहीं लगाते अपना, क्योंकि वहां पर अवसर ही नहीं है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो ये इफेक्ट पता चल गया। अच्छा ये बताओ, अब ये पता चल गया ना कि इंपैक्ट किसका है, डेवलपमेंट का नहीं है। उस डेवलपमेंट को सरकार कैसे मैनेज करती है। डेवलपमेंट चाहे तो आसपास पॉजिटिव इंपैक्ट भी क्रिएट कर सकता है, डेवलपमेंट आसपास असमानता भी कर सकता है। अगर आपसे पूछूं विकास दवाई है कि मतलब बीमारी है, इज डेवलपमेंट ए मेडिसिन और ए इविल या ए डिसीज, बताओ। तो दोनों है। यहां पर तो देखो उसने अच्छा प्रभाव किया तो अच्छी चीज है ना, लेकिन यहां देखो तो आसपास खत्म कर दिया। उदाहरण बिहार, झारखंड। तो इससे क्या समझ में आपको आया, इससे यह समझ में आया कि असमानता को रोकने के लिए, क्योंकि यह असमानता हुई ना यहां, इसको रोकने के लिए ऐसा नहीं कि विकास एक जगह हो जाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव, सरकार को क्या रहना चाहिए, सचेत, योजनाएं उसके हिसाब से बनानी चाहिए। ठीक है, तो यह बात समझ में आ गई। तो गुणार्ड मिल्लर की हमने 3-4 बातें समझ ली ना। ठीक है, एक गरीबी से कम शिक्षा, शिक्षा से कम उत्पादकता, ये तो पूरा बना लोगे। ठीक है, अब आते हैं रैगनर नस्क। आज उतना मजा नहीं आ रहा ना, है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है, मजा नहीं आ रहा। पढ़ लो आज, है ना। रैगनर नक्स, ये क्या कहते हैं,
तनु ने पूरा माहौल खराब कर रखा है आज, इसीलिए तो माहौल खराब है। ठीक है, चलो। रैगनर नक्शे ने कहा कि एक वर्ड है कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है? हाँ, कैपिटल पूंजी निर्माण। अच्छा, पूंजी निर्माण किसको कहते हैं? पूंजी मतलब संपत्ति का निर्माण। जैसे आपके घर वाले 4 ट्रैक्टर खरीद लें, ट्यूबवेल लगवा लें, घर बनवा ले, 4 कमरे बनवा ले, है ना, आपको पढ़ा लिखा के अच्छा आदमी बना दे, आप भी तो पूंजी हो। तो ये सब क्या है? पूंजी निर्माण। और एक होगी दिन भर जाए खाए पिए पार्टी मस्ती करें, ये क्या है? बर्बादी एक प्रकार से। तो पूंजी निर्माण से क्या होता है ये बताओ? प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अरे इन्वेस्टमेंट से पूंजी निर्माण होता है, पूंजी निर्माण से इन्वेस्टमेंट नहीं होता। पूंजी निर्माण वो कैपिटल नहीं, पूंजी निर्माण मतलब संपत्ति का निर्माण, फैक्ट्री वैक्ट्री ये सब की बात है कर रहा हूं। तो पूंजी निर्माण से क्या होगा? उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता से आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो फिर भाई लोग फिर पूंजी निर्माण करेंगे। समझ आया? तो ये तो मैंने सकारात्मक, लेकिन नकारात्मक देखो कि जब कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा? उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, इनकम ये कम हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक दुष्चक्र चलेगा। तो रैगनर नक्श ने कहा ये भी एक चक्र है एक दूसरे को। ठीक है, अभिषेक एक काम करो, तुम ना चाय पिला दो सबको, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी ना। लेकिन अभी रुक जाओ, ज्यादा टॉपिक खत्म कर दें। ठीक है, तो अब समझ में आ गई बात। इसके बाद मैं सुनूंगा ना आप लोगों से, तब मजा आएगी, और फिर देखना कितना तेज दिमाग चलेगा। है ना? तो जब क्या, हाँ